एक प्रश्न जो मेरे मन में है कि क्या जो केंद्रीय स्तर की राजनीति है, जैसे कि कांग्रेस ने घोषित किया कि वो जाति जनगणना हर राज्य में कराएगी। वो और इस तरीके के दूसरे मुद्दे जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो महिला आरक्षण को लागू करने के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो क्या ये मुद्दे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे राज्यों के चुनाव में या स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी तो केवल विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव की रिहर्सल के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना यह है कि पहले वो विधानसभा के स्तर पर, देखिए, इन ये चुनाव में देश के सारे जो मतदाता हैं, उनका 1/6 इन चुनाव में है संख्या के तौर पर। अगर निर्वाचन क्षेत्रों के लिहाज से देखें तो निर्वाचन क्षेत्र भी 1/6 है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आप देखिए, इसमें उत्तर पूर्व का भी एक राज्य है, इसमें दक्षिण का भी एक राज्य है, इसमें मध्य भारत का भी एक राज्य है। तो ये जो और हिंदी पट्टी के राज्य हैं, इसके अंदर आदिवासी राज्य भी हैं। तो एक बड़ा ही मिला, मतलब पूरे देश की राजनीति और पूरे देश की जो लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति है, उसकी नुमाइंदगी करने वाला एक पूरा हिस्सा है। तो नरेंद्र मोदी इसको आजमा रहे हैं कि पहले हम विधानसभा चुनाव में लोगों से कहेंगे कि मेरे चेहरे पे वोट दीजिए, फिर दोबारा उन्हें फिर से अपने चेहरे की लोकप्रियता आजमाने का मौका मिलेगा लोकसभा चुनाव में, जहां उन्हें सफलता ज्यादा मिलने की उम्मीद है। यहाँ पे सफलता उन्हें कम मिलने की उम्मीद है, फिर भी वो अपने चेहरे को आजमा रहे हैं। दूसरी, इसमें एक और विश्लेषण है जो मैं आपके सामने आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में लिखा गया था कि नरेंद्र मोदी के करिश्मे के दम पर और केवल हिंदुत्व की बात करके चुनाव नहीं जीते जा सकते, स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देना होगा, मजबूत करना होगा। यहां उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो मजबूत स्थानीय नेतृत्व है उसको भी हाशिए फेंक दिया गया है, नए नेतृत्व को खड़ा करने की तो बात छोड़ ही दीजिए। यानी एक तरह से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो एक चेतावनी आई थी, उसको चुनौती की तरह स्वीकार कर रहे हैं। कह रहे हैं तुमने हमें चुनौती दी है, मैं तुम्हारे सामने ही चुनौती फेंकता हूं, मेरे ही चेहरे पर सब जगह चुनाव होगा। यानी वो इसमें वो अपनी अपनी राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी भी नसीहत के ऊपर कान देने के लिए तैयार नहीं है। उनका उनका संदेश बिल्कुल साफ है। आप अपना वनवासी कल्याण आश्रम चलाइए, अपना स्वदेशी जागरण मंच चलाइए, अपनी विद्या भारती चलाइए, ये सब संगठन अब आपने चलाते रहिए। लेकिन जो चुनाव लड़ना है, सत्ता में रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काम मेरा है। इसमें ये जो आप संपादकीय लिख के जो अपनी नसीहत दे रहे हैं और उसके नसीहत की आड़ में मेरी आलोचना भी कर रहे हैं, पार्टी की आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 राज्यों में चुनाव हार गए केवल इसलिए आप कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के जरिए, एक तो वो उसको लोकसभा चुनाव के रिहर्सल के तौर पे देख रहे हैं, दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बता देना चाहते हैं कि आपको राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका काम नहीं है, आप दूसरा काम कीजिए। तो क्या इसे हम नरेंद्र मोदी का एक अति आत्मविश्वास कह सकते हैं या फिर एक साहसिक राजनीति? देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो कि अपने आप को दांव पे लगाते हैं। मतलब वो स्थिति यह है कि वो नगर निगम के चुनाव में भी भाषण देने जा सकते हैं। उनको चुनावी राजनीति में आनंद आता है। वो कदम पीछे हटाने वाले नेता नहीं। आप उनसे सहमत हो या असहमत हो, वो तीन तीन अगर किसी राज्य की मांग होगी कि वहां उनकी 5 रैलियां होनी चाहिए, तो कहेंगे मैं 8 रैलियां करूंगा और मैं 4 रोड शो भी कर दूंगा साथ में। अब वो रैलियों को इस तरह से आयोजित करते हैं कि उसमें रोड शो और रैली जो है मिली हुई होती है। मसलन रैली स्थल पर जाने के लिए पहले एक रोड शो होता है, एक खुली गाड़ी में नरेंद्र मोदी फूलों से सजी हुई गाड़ी में अपने ऊपर पुष्प वर्षा होती रहती है और वो हाथ हिलाते हुए, नमस्ते करते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए, कार्यकर्ताओं की जय जयकार के बीच में है एक विजयी योद्धा के रूप में रैली स्थल पर पहुंचते हैं। फिर वो मंच पर जाकर अपना भाषण देते हैं। यानी इस बार उन्होंने रैली और रोड शो दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों को मिला दिया है। ये हर रैली में इसी तरीके से हो रहा है, इसको नोट किया जा सकता है बाकायदा। तो ये नरेंद्र मोदी अपने आप को पूरी तरीके से दांव पे लगा रहे हैं। वो कर्नाटक की पराजय से या हिमाचल प्रदेश की पराजय से बिल्कुल हतोत्साहित नहीं है। और उनका मानना यह है कि अगर इन 5 राज्यों में कुछ में उनकी पराजय हो भी जाती है, मान लीजिए जैसे राजस्थान जीत जाते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ और इसमें हार जाते हैं, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में अच्छा परिणाम नहीं निकलता है,
तो भी वो मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए उनकी दावेदारी कहीं से कम नहीं होगी। तो ये वो मानते हैं हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। ये आत्मविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी योजना भी है। अगर हम चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया तो हमारे हाथ में बड़ा लड्डू आएगा, और अगर प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हुआ जितनी की लोगों को उम्मीद है या इतनी उन्हें उम्मीद है, तब भी दूसरे हाथ में लोकसभा का लड्डू तो है ही। क्योंकि 18 और 19 का जो था, 18 का विधानसभा और 19 में विधानसभा में हार और 19 में जीत, मतलब जो है वो पूरी परंपरा उनके पीछे है, और वो दावा कर सकते हैं जो हमने पिछली बार किया इस बार हम फिर करके दिखा देंगे। जो चुनाव होने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि आज हम उस पर थोड़ा राज्यवार बातचीत करें कि किस तरह की संभावनाएं हैं। और हम शुरुआत राजस्थान से कर सकते हैं, क्योंकि सी वोटर का सर्वे आया और उसके पहले एक सर्वे आया था दूसरे टीवी चैनल का, जिसमें बताया गया था कि मुकाबला तो नजदीक का है, लेकिन सी वोटर ने यह दिखाया कि मुकाबला तकरीबन एक तरफा है और शायद भारतीय जनता पार्टी को 132 या 134 सीटें मिल जाएंगी और कांग्रेस 70 के नीचे सिमट जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो एक तरीके से सर्वे है वो सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है, और यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण? देखिए, अभी जो सर्वेक्षण आया है वो काफी जल्दी है। अभी जल्दी इस लिहाज से कि अभी तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार ही घोषित नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर उम्मीदवारों की सूचियां जारी की हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवार ही घोषित नहीं किए हैं। जब तक कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में ना आ जाएं, उस वक्त तक राजनीतिक स्थिति का पूरा पूरा अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसमें देखने की बात यह है कि जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, उन विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर काफी एंटी इनकम्बेंसी है। ये एक हकीकत है। तो आज की तारीख में अगर उन विधानसभाओं में जाकर मतदाताओं से पूछा जाएगा कि वो किसको वोट देना पसंद करेंगे, उनकी प्राथमिकता क्या है, तो उनकी निगाह में तो यही होगा कि मौजूदा जो विधायक है वही कांग्रेस की नुमाइंदगी करेगा उनकी निगाह में। तो उनमें से ज्यादातर मतदाता ये कहेंगे कि हमें कांग्रेस पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें वो प्रतिनिधि दिखाई पड़ता है जिसके खिलाफ सरकार विरोधी भावनाएं हैं, जिसके खिलाफ नाराजगी है। अगर कल्पना कीजिए कि अगर अशोक गहलोत और कांग्रेस का आला कमान मिलकर करीब 70-80 विधायकों के या 60-70 विधायकों की टिकट काट देता है, तो परिस्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी और जो स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है वो काफी मंद पड़ जाएगी। लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए आसान होगा करना? मेरा मानना है कांग्रेस के लिए करना आसान नहीं होगा, अशोक गहलोत के लिए भी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो 60-70 विधायक हैं, इन विधायकों के दम पर ही उनकी सरकार अभी तक टिकी रही है। जो सचिन पायलट की तरफ से उनकी सरकार को जो चुनौती मिलती रही और उनके नेतृत्व के ऊपर जो एक तलवार लटकती रही, उसका मुकाबला करने में इन विधायकों ने लगातार अशोक गहलोत की मदद की। बदले में अशोक गहलोत ने उनको छूट दी कि आप जो मन में आए करते रहें, इनकी कोई जवाबदेही नहीं रही, इनसे कोई किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं पूछी गई, इनकी किसी शिकायत की तरफ जब इनकी शिकायतें हुई तो उसके ऊपर कान नहीं दिया गया। इस चक्कर में क्या हुआ कि वो एंटी इनकम्बेंसी, जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो लगातार बढ़ती चली गई। वो तो पिछले 2 साल से अशोक गहलोत बड़े पैमाने पर लोकोपकारी योजनाएं लेकर, आकर्षक किस्म की योजनाएं लेकर उन्होंने अपना लाभार्थियों का एक संसार बनाया, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता की लड़ाई में टिक गई। अगर अशोक गहलोत ने ये नहीं किया होता तो इस वक्त और भी ज्यादा कांग्रेस की हालत खराब होती। अभी भी उनके पास एक मौका है कि वो जितने संभव हो सके बिना नाराजगी को निमंत्रण दिए हुए, बिना बगावत को निमंत्रण दिए हुए, अगर वो टिकटों को बदल सकते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में मुकाबला कर पाएंगे। अभी भी वो इस स्थिति में है कि बाजी पूरी तरीके से उनके हाथ से नहीं निकली है। अगर आप राजस्थान में जो पत्रकार हैं उनसे आप बातचीत करें तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मुकाबला वहां पर नजदीकी है। थोड़ा फर्क रहेगा, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में 10-15 सीटों का फर्क रह सकता है। भाजपा भी जीत सकती है और कांग्रेस भी जीत सकती है। दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी फूट है, दोनों की फूट दबी हुई है। खुलकर कोई इस तरफ सचिन पायलट कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, आला कमान के दबाव में चुप बैठे हुए हैं। लेकिन ये मानना कि वो अशोक गहलोत के साथ बड़ी दोस्ताना लहजे में उनकी मदद कर रहे होंगे, ये मानना गलती होगी, नादानी होगी।
इसी तरीके से वसुंधरा राजे भी कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट कट रहा है। जैसे कि अभी राजकुमारी दिया कुमारी को जब टिकट दिया गया तो वसुंधरा राजे के एक खास व्यक्ति को, जो कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी हैं, उनका टिकट काट के उनको दिया गया। तो ये स्थिति है दोनों पार्टियों में। तो मुझे तो ये लगता है कि जो यशवंत देशमुख के नेतृत्व में सी वोटर ने सर्वे किया है, मैं उसको कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं। उनके सर्वे कई बार असलियत के नजदीक भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने टिकट काट दिए और उसके बाद फिर अगर वो कोई सर्वे करेंगे तो उसके नतीजे कुछ और निकलेंगे। इसके साथ ये भी है कि उनके कल के सर्वे में ही लोकप्रियता के लिहाज से अशोक गहलोत सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उभरते हैं और लोग उनके कामकाज से भी बहुत ज्यादा असंतुष्ट नहीं है। मैं देख रहा था कि 26% काफी संतुष्ट हैं, हालांकि 25% असंतुष्ट भी हैं। तो शायद मैदान खाली माना जा सकता है उनके लिए कि वो कुछ खेल कर सकते हैं अभी चाहे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत की छवि खराब नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उनके पक्ष में 60-70% लोग बोल रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनका समर्थन मौजूद नहीं है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी छवि खराब नहीं है, इसका मतलब यह है कि उनकी सरकार की भी छवि खराब नहीं होगी। जो चीज कांग्रेस और अशोक गहलोत के खिलाफ जा रही है वो है विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाखुशी, स्थानीय स्तर पर नाराजगी, और यह चीज कांग्रेस को लंबे अरसे से वहां परेशान कर रही है। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के कारण ये लोग पहले से उसके ऊपर लगाम नहीं लगा पाए, इसका कोई निराकरण नहीं तलाश पाए। अब चूंकि उनके पास मौका है कि वो बहुत ध्यान से छांटाबीनी करें और जितना संभव हो सके नए लोगों को मैदान में लाएं। अगर उन्हीं पुराने लोगों को मैदान में रखा गया जिनसे पब्लिक नाराज है तो फिर कांग्रेस अच्छी खासे तरीके से हारेगी। अगर हम वहां से आगे बढ़े मध्य प्रदेश की तरफ, तो मध्य प्रदेश में काफी समय से एक नैरेटिव जो मीडिया के द्वारा चल रहा है कि बहुत तीखी टक्कर है और कुल मिला के हल्की सी बढ़त कांग्रेस को प्राप्त है। तो क्या आपको लगता है, और कल के सी वोटर में भी के सर्वेक्षण में भी यही आया, तो आपको लगता है कि यही हकीकत है या इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है? सी वोटर के सर्वेक्षण को मैं जिस निगाह से पढ़ता हूं वो थोड़ा अलग है, मैं उसका अलग तरीके से अर्थ निरूपण करता हूं। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की राजस्थान की जो 132 230 में से, जो मध्य प्रदेश की 230 में से 132 सीटें हैं, यानी आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे है, ये सर्वेक्षण ही बताता है। यहां तक कि चंबल क्षेत्र जो है, चंबल ग्वालियर क्षेत्र है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा है और समझा जाता था कि जब वो कांग्रेस से उनको तोड़कर भाजपा में मिला दिया गया तो उसकी पहली बलि तो कमलनाथ सरकार को देनी पड़ी और ये माना जा रहा था कि अब इस क्षेत्र में भाजपा की बल्ले बल्ले होगी। लेकिन वहां पर सी वोटर का सर्वेक्षण दिखाता है कि कांग्रेस उस क्षेत्र में भाजपा से 9% आगे है। सीधी टक्कर में जब कोई पार्टी 9% आगे होती है, इसका मतलब होता है कि वहां नतीजा एक तरफा उसके पक्ष में जाएगा। उसके बाद बघेलखंड क्षेत्र बनता है बुंदेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर, विंध्य क्षेत्र को मिलाकर बघेलखंड क्षेत्र बनता है, जो कि बड़ा क्षेत्र है। वहां भी 4-5% की बढ़त कांग्रेस के पास है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 132 सीटों वाले ये 3 क्षेत्र हैं, इन 3 क्षेत्रों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे है। अब बाकी बचे हुए 3 क्षेत्र होते हैं, उसमें 2 में भाजपा कांग्रेस से आगे दिखाई गई है और एक क्षेत्र में दोनों को 45-45% बराबर की टक्कर है। यानी कुल 6 क्षेत्रों में केवल 2 क्षेत्रों में भाजपा आगे है, एक क्षेत्र में दोनों बराबर बराबर जीत रहे हैं और 3 क्षेत्रों में कांग्रेस काफी आगे है। तो ये परिस्थिति बताती है। और दूसरे, कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से एक चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जिससे गद्दी साजिश करके छीनी गई थी। जनादेश उस चेहरे को मिला था, कमलनाथ को। और राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस में किसी किस्म की अंदरूनी गुटबाजी नहीं है। वहां भी एक कमाल हुआ, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में मिलाया गया तो भाजपा और उसके समर्थक लोग मान रहे थे कि तो बहुत फायदे की बात हो गई और सरकार तो उनकी बनी गई, तो फायदा तो उन्हें मिला ही। लेकिन इससे एक ऐसा काम हुआ जिसकी पहले से कल्पना नहीं की जा रही, जिसको मैं अंग्रेजी में कहते हैं कि इसको पोएटिक जस्टिस आप मान लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में रहने से गुटबाजी कांग्रेस में थी, जैसे ही वो भाजपा में चले आए तो कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी स्वाभाविक रूप से खत्म हो गई,
क्योंकि दो जो बड़े नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं है। वो पिछली बार भी सरकार के मुद्दे पर, सरकार जब बनी थी तब एक मत थे, और आज भी वो एक साथ खड़े हुए, एक दूसरे का समर्थन करते, एक दूसरे को मजबूत करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे, वो तो पार्टी से छोड़ के बाहर आ गए। अब वो महत्वाकांक्षा उनके साथ साथ भाजपा में भी आ गई, और भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाने का, उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। उसका नतीजा यहां तक कि उनके जो अपने लोग थे चंबल ग्वालियर क्षेत्र में, उनको भी कुछ खास लाभकारी जगह, स्थान नहीं प्राप्त हो पाए। तो धीरे धीरे करके उनमें से कई लोग दोबारा कांग्रेस में चले गए। तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ भाजपा ने कांग्रेस से गुटबाजी भी आयात कर ली अपने यहां, तो कांग्रेस के, भाजपा के अंदर की गुटबाजी और ज्यादा बढ़ गई। यही सब देखकर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को लगा होगा कि अगर हमने शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बनाया या किसी और को चेहरा बनाया, तो पूरी पार्टी में जबरदस्त सिर्फ फुटबॉल शुरू हो जाएगी। अभी मैं क्यों नरेंद्र मोदी अपने आप को चेहरा बनाना चाहते हैं, उसके स्थानीय कारण ही नहीं है, जैसे कि स्थानीय कारणों का जिक्र किया। जब बाद में हम लोग अपने इस कार्यक्रम का सार संकलन करेंगे, तब इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से तमाम स्थानीय नेताओं को हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी बिल्कुल पृष्ठभूमि में रखना चाहते हैं, और पूरे विधानसभा के चुनाव केवल अपने नाम और अपनी छवि के दम पर ही लड़ना चाहते हैं। इसका नाम उन्होंने सामूहिक नेतृत्व दिया है। सामूहिक नेतृत्व का मतलब है कि एक से ज्यादा लोगों का नेतृत्व होना चाहिए। यहाँ तो नेतृत्व केवल एक व्यक्ति का है। ऐसा नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति भी बने रहे और समूह की भी नुमाइंदगी करते रहे। तो सामूहिक नेतृत्व तो केवल एक बहाना है। ये तो नरेंद्र मोदी अपनी इच्छा, अपना करिश्मा, अपनी शख्सियत, अपनी लोकप्रियता राज्यों की राजनीति के ऊपर इंपोज करना चाहते हैं, राज्यों की राजनीति के ऊपर आरोपित करना चाहते हैं। इसके कारणों पर भी हम आगे विचार करेंगे। तो मध्य प्रदेश में भाजपा का खेल पहली नजर में ही मुझे लगता है कि पराजित खेल लग रहा है। और मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की पराजय होती है, तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी इस लिहाज से, क्योंकि सारे देश में अगर आप विभिन्न राज्यों में जहां भाजपा का बहुत प्रभाव है, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव है, गुजरात में बहुत प्रभाव है, तो मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पुराना है। भारतीय जनसंघ के जमाने से हिंदुत्व की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा प्रभाव रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। भाजपा के पास बड़ा अच्छा कार्यकर्ता आधार है मध्य प्रदेश में, और वोटर भी, उसके पास एक वोटर है, एक तयशुदा वोटर है, जो हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद करता है। एक ऐसे प्रदेश में जहां पिछले 20 साल से 2 साल को छोड़कर लगातार भाजपा की सरकार रही है, और 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। उन शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में करोड़ों अरबों रुपए का विज्ञापन दिया है अपनी छवि और अपनी सरकार की, अपनी छवि प्रोजेक्ट करने के लिए और अपनी सरकार के कामों का बखान करने के लिए, आज उनकी स्थिति यह है कि जब आज सूची में उनके टिकट का नाम आया, तो अखबारों, तो टीवी पे खबर बनी कि भाई उन्हें भी टिकट मिल गया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी स्थिति क्या है। तो ये जो अलग-अलग तरीके के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बोल सकते हैं, या महत्वपूर्ण नेताओं को चुनाव में उतारने की बात बोल सकते हैं, ये क्या भाजपा की स्थिति को कमजोर कर रही है, या फिर इससे भाजपा की वापसी की भी संभावनाएं बन सकती है? इसके लिए तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो कयास ये लगाया जा रहा है कि भाजपा ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में इन बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और संगठन के महारथियों को उतारा है जो सीटें भाजपा के पास नहीं थी। भाजपा इन लोगों को मैदान में उतार के उन सीटों पर कड़ी चुनौती पेश करना चाहती है। दूसरा कयास ये लगाया जा रहा है भाजपा के पक्ष में कि चूंकि ये लोग प्रभावशाली नेता हैं, तो ये न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे, अगल बगल के निर्वाचन क्षेत्रों को भी प्रभावित करेंगे। वहां भी भाजपा के लिए एक सकारात्मक रुख देखा जा सकता है। लेकिन अब आप सोचिए, नरेंद्र सिंह तोमर मान लीजिए लड़ते हैं, वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के हैं, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं। अगर वो 9% कांग्रेस आगे है, तो नरेंद्र सिंह तोमर का खुद भी चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अगर दो सीधी लड़ाई में कोई पार्टी अगर 9% आगे है, तो कोई नहीं जीतेगा मेरे निगाह से। अगर वो आंकड़ा सही है, तो अनुमान है, अगर वो आंकड़ा सही है तो कोई जीत ही नहीं सकता। 100% सीटें कांग्रेस को मिलेंगी उस पूरे क्षेत्र की। एक आध सीट कभी इधर उधर हो जाए तो हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि इन तमाम लोगों को, जो बड़े महारथी हैं, उनको आला कमान ने कुछ अजीब सी लड़ाई में फंसा दिया है। कम से कम मध्य प्रदेश का हाल तो यही है। छत्तीसगढ़ के बारे में शुरू से आपने भी इस बात को रेखांकित किया कि कांग्रेस वहां काफी आगे है,
लेकिन कल जो एक सर्वेक्षण आया जिसकी बार-बार हम थोड़ी चर्चा भी कर रहे हैं, सी वोटर का सर्वेक्षण, उसमें दिखाया गया कि काफ़ी नज़दीक की लड़ाई है, हालाँकि आखिरकार कांग्रेस वहाँ आगे है और उसे वहाँ बहुमत मिल जाएगा। लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए एक चेतावनी के रूप में है कि उसे चुनाव में और ज़्यादा सावधानी से जाना चाहिए? देखिए, एबीपी के जो संवाददाता हैं, जो छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं और वहाँ जमीन पर देख रहे हैं, परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं, उनका भी मानना ये है कि जो सर्वेक्षण में परिस्थिति निकल के आ रही है, वो जमीनी स्थिति नहीं है। उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा कहीं कांग्रेस के मुकाबले है ही नहीं। उसका कारण ऐसे एक संवाददाता ने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ में जो किसान होते हैं, वही चुनाव जिताते हराते हैं और किसान भूपेश बघेल की सरकार से काफी खुश हैं, क्योंकि जो धान की खरीद का जो मूल्य भूपेश बघेल की सरकार ने उन्हें दिया है, वो उनको बहुत अनुकूल बैठ रहा है। अब भाजपा एक ही तरीके से इस परिस्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है कि वो अपने घोषणा पत्र में उससे भी ज्यादा खरीदी मूल्य का वायदा करे। तो अभी भाजपा को भूपेश बघेल का मुकाबला करने के लिए वहां पर कई तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, काफी काम करना पड़ेगा। अब वहां भी देखिए, रमन सिंह को जब टिकट घोषित किया गया तो एक खबर बनी अपने आप में कि भाई उनको टिकट, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहा उसको टिकट घोषित किया गया। तो जब ऐसी स्थिति होती है किसी पार्टी की, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर मुकाबले में रहती है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ अभी भी कांग्रेस के लिए काफी सुरक्षित प्रांत है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस निर्णायक रूप से आगे है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या ये भी है कि वो रमन सिंह के सामने कोई और नेतृत्व विकसित नहीं कर पाई पिछले 5 सालों में और वो अरे खुद भाई, तो से कहाँ विकसित कर पाए? मैं आप तो जिस जिस मुकाम पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, आप ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि भाजपा का आलाकमान नेतृत्व विकसित करने में विफल रहा या वो नेतृत्व विकसित नहीं करना चाहता था। सवाल ये है, क्या राजस्थान, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को वो नहीं चाहते थे, तो क्या राजस्थान में कोई नेतृत्व विकसित करने की कोशिश की गई? अगर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को नहीं चाहते, जो कि नहीं चाहते थे, तो फिर क्या छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व विकसित करने की कोशिश की गई? अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को वो नहीं चाहते थे, जो कि नहीं चाहते, कह दिया भाई आपको मुख्यमंत्री, जीत भी गए तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कह दिया गया है उनसे। तब फिर क्या वहां नेतृत्व विकसित करने की कोशिश की गई? ये एक प्रश्न है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। और अगर आप, जब हम तेलंगाना पे पहुंचेंगे अपनी चर्चा में, तब तो एक बहुत हैरतअंगेज किस्म का तथ्य निकलकर सामने आएगा, जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। जी। तो हम तेलंगाना पर ही चलना चाह रहे हैं क्योंकि तेलंगाना के बारे में जो आम तौर पे एक समझ थी कि बीआरएस काफ़ी मजबूत है। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये धारणा मजबूत होती जा रही है कि कांग्रेस ना सिर्फ मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भाजपा से आगे, बल्कि वो शायद बीआरएस को भी हरा सकती है और सी वोटर के सर्वेक्षण में भी यही बात सामने आई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले 1 महीने पहले तो ये मानता था कि भारत राष्ट्र समिति ही वहां चुनाव जीतेगी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी। लेकिन वहां से जो जानकारियां आ रही हैं, वो जानकारियां वो बताती हैं कि कांग्रेस भारत राष्ट्र समिति से आगे है। भारत राष्ट्र समिति को काफी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी, और इतनी जबरदस्त टक्कर है इन दोनों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी छिटक कर बहुत पीछे चली गई है। यानी वो तीसरे नंबर पे ही नहीं है, बल्कि वो बहुत तीसरे नंबर में, दो दो की वो कोई कोशिश भी नहीं है, दूसरे तीसरे नंबर पे कोई लड़ाई नहीं है, वो बहुत पीछे है भारतीय जनता पार्टी। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर पाई? भाई, जब तेलंगाना बना था तो कांग्रेस को उससे बहुत नुकसान हुआ था। एक तो पूरे आंध्र प्रदेश में, जो कि कांग्रेस का बड़ा गढ़ था, कांग्रेस की राजनीति का संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया और दरअसल कांग्रेस को कुछ भी, तेलंगाना बनने का कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। अब 10 साल बाद कांग्रेस वहां पर वापसी करती हुई दिखाई पड़ रही है और ये एक बहुत बड़ा संकेत है दक्षिण भारत की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 4 लोकसभा की सीटें जीती थी। आज स्थिति यह है कि वो विधानसभा में कोई भी हस्तक्षेप कर पाने में, सकारात्मक हस्तक्षेप अपने पक्ष में कर पाने में नाकाम नाकाम दिख रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप देखिए, कांग्रेस ने एक नया अध्यक्ष बनाया जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। उन्होंने उनके नेतृत्व में तेलंगाना पे कांग्रेस ने जबरदस्त रूप से काम किया जमीन पर, जिसका उसे फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने पार्टी बड़ी मेहनत करके खड़ी कर दी थी और जो लगातार चंद्रशेखर राव की नीतियों को चुनौती दे रहे थे और उनसे टकरा रहे थे, उस टकराव की वजह से भाजपा वहां लोकप्रिय भी हो रही थी। भाजपा आलाकमान ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उनको वहां से हटा दिया और उनको केंद्र में भेज दिया और वहां पर जी किशन रेड्डी को पार्टी की कमान सौंप दी।
इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि भाजपा का ग्राफ लगातार गिरने लगा और खबर ये फैल गई, भाजपा के भीतर भी फैली, भाजपा के अंदरूनी हलकों में भी खबर फैली और बाहर भी खबर फैली कि आला कमान ने चंद्रशेखर राव के साथ में एक गुप्त समझौता कर लिया है कि आप ये चुनाव जीत जाइए, उसके बाद में लोकसभा चुनाव में जो आप सीटें वगैरह जीतेंगे तो आप हमारा समर्थन कीजिए। तो इस तरह की खबर वहां फैली हुई, इससे भाजपा को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और इन खबरों की पुष्टि कहां से होती है कि दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में कविता का नाम भी आ रहा था, जो कि चंद्रशेखर राव की बेटी है, और उनके ऊपर ईडी के संबंध भी थे, सब कुछ था। आज अचानक कविता का नाम सीन से गायब हो गया, कोई उनका जिक्र नहीं कर रहा है। केवल जब इस तथाकथित घोटाले की कोई वैसी विस्तृत चर्चा होती है तो उसमें आता है जैसे कि उसका कोई इतिहास बताया जा रहा हो। मतलब जिस रहस्यमय तरीके से कविता का नाम गायब हुआ है, उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई को बैक बर्नर पर डाल दिया गया है, वो ये बताता है कि चंद्रशेखर राव में और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के बीच में कोई ना कोई पाक या नापाक समझौता हुआ है। वो समझौता क्या है, कैसा है, ये निकट भविष्य में और साफ होगा। क्या जो कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई उसका श्रेय कुछ हद तक भारत जोड़ो यात्रा को भी दिया जा सकता है? और बाद में जो भारत जोड़ो यात्रा को तो हर चीज का श्रेय थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो सारे देश के पैमाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों की छवि में उससे बढ़ोतरी हुई है। लेकिन देखिए, रेवंत रेड्डी को इसका श्रेय मिलना चाहिए, जो वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस ने एक खास नीति अपनाई है मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद में। वो अपने स्थानीय नेताओं को महत्व दे रही है, जो कि भाजपा से बिल्कुल उल्टी नीति है। अब आप देखिए, राजस्थान में चुनाव की पूरी बागडोर अशोक गहलोत के हाथ में है, मध्य प्रदेश में बागडोर पूरी तरह से कमलनाथ के हाथ में है, छत्तीसगढ़ में बागडोर पूरी तरीके से भूपेश बघेल के हाथ में है, तेलंगाना में बागडोर रेवंत रेड्डी के हाथ में है। और जब आप इसका भाजपा से अगर मुकाबला करेंगे तो भाजपा ने अपने सभी स्थानीय नेताओं को धता बताते हुए उनको बिल्कुल बाहर बैठा दिया है बेंच पर, या आप यहां बैठिए, और केवल नरेंद्र मोदी से हर जगह की रणनीति शुरू होती है और नरेंद्र मोदी पर ही हर जगह की रणनीति खत्म होती है। नरेंद्र मोदी किसी नेता का नाम वगैरह भी नहीं लेते, वो नेता सब खड़े रहते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या चाहे वो ना हो। कांग्रेस अपने स्थानीय जो प्रादेशिक नेता हैं, जो अपने सूबेदार हैं, उनको जबरदस्त जम के महत्व दे रही है। इससे पहले कर्नाटक में उन्होंने पूरी तरीके से सिद्धरमैया के हाथ में चुनाव की मुहिम दे रखी थी, जिसका उनको पूरी तरीके से लाभ हुआ। उधर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में चर्चा हो रही थी उनकी जो पूर्व राजा थे वीरभद्र सिंह के परिवार की, लेकिन वास्तव में कांग्रेस ने सुक्खू के हाथ में, जो वहां पे अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनके हाथ में मुहिम दे रखी थी और उनको ही उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री भी बनाया। तो ये कांग्रेस की नीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसका कांग्रेस को बहुत लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक चीज ये भी है कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी खिलाड़ी के रूप में तो नजर नहीं आ रही, हालांकि कांग्रेस है एक दल के रूप में, महत्वपूर्ण दल के रूप में। हाँ, मिजोरम में, हाँ मिजोरम में, हाँ। तो हाँ, मैंने अरुणाचल प्रदेश शब्द का इस्तेमाल किया, मिजोरम में। तो क्या वहां की का जो नतीजा होगा वो अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से जुड़ी हुई है, वो जीत भी जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की बात मानी जाएगी उत्तर पूर्व में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता वहां पे जो एमएनएफ है, एमएनएफ की सरकार थी पहले, भाजपा के पास एक सीट थी जो कि उस सरकार के साथ थी। एक तरह से एमएनएफ की सरकार थी, भाजपा के पास केवल एक विधायक था, कांग्रेस के पास 5 विधायक थे। यशवंत देशमुख का सर्वेक्षण बताता है कि इस बार कांग्रेस दूसरे नंबर पर खड़ी हुई। जो तीसरा मोर्चा है, इसका मैं नाम भूल रहा हूं, जेड करके जो है तीसरा मोर्चा, महत्वपूर्ण मोर्चा है, वो तीसरे नंबर पर दिखाया गया है सर्वेक्षण। लेकिन मिजोरम में जमीनी जानकारी रखने वाले कई पत्रकारों को यह भी मानना है कि अंततः वो मोर्चा जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा और एमएनएफ जो है वो आराम से सरकार बना लेगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एमएनएफ, मणिपुर की घटना के कारण एमएनएफ के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी भी है वहां, क्योंकि मणिपुर की घटना का जो स्पिल ओवर हुआ था वो मिजोरम को झेलना पड़ा था और वहां पे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और मणिपुर की घटना के कारण पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा को छवि का बड़ा नुकसान हुआ है।
और वो घटना अभी भी खत्म नहीं हुई है, वो लगातार वहां जारी है उस तरह की। तो वो एक ऐसा प्रकरण है जो मुतवातिर प्रतिदिन या प्रति हफ्ते भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। उसका असर मिजोरम की राजनीति में कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन क्या इसमें तेलंगाना का नतीजा कांग्रेस के लिए एक अच्छा वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि शायद मैं तो कांग्रेस। मानता हूं कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ये कांग्रेस के लिए जो कई गेम चेंजर सामने आए हैं उसमें ये भी एक बड़ा गेम चेंजर होगा। तो दक्षिण भारत में कांग्रेस को बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए उस लिहाज से। और फिर बीआरएस के लिए मजबूरी होगी कि वो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ के कुछ विपक्षी गठजोड़ में जाने के बारे में भी ठीक से सोचे, क्योंकि वहां पर जो पराजय। अब इसमें एक और बात देखने की है, अशोक गहलोत ने भी बड़े पैमाने पर अरबों रुपया खर्च किया है अपनी छवि को चमकाने में और लाभार्थियों की दुनिया तैयार करने में। ये काम चंद्रशेखर राव बहुत पहले से कर रहे हैं और वो किसी भी उत्तर भारतीय मध्य भारतीय नेता से इस काम में पीछे नहीं है, यहां तक कि उनका मॉडल और भी ज्यादा खर्चीला है इसमें। शिवराज सिंह चौहान भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर और चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री के तौर पर अपने इस लाभार्थियों के संसार का बहुत ज्यादा लाभ लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। वो ज्यादा से ज्यादा टक्कर में जमे हुए हैं इसके दम पर, लेकिन उन्हें कोई एज नहीं मिल रही है, कोई बढ़त नहीं प्राप्त हो रही है, निर्णायक बढ़त नहीं इसके जरिए प्राप्त हो रही है। तो इससे यह भी लगता है कि लाभार्थियों वाला मसला जो है वो कोई हर परिस्थिति में लाभकारी नहीं होता है। लाभार्थी और ज्यादा कुछ चाहने लगते हैं कि इतना तो मिल गया और कुछ जो आगे ऑफर दे रहा है उसकी तरफ। केवल लाभार्थियों की दम पर आप अपनी एंटी इनकम्बेंसी को नहीं पलट सकते, कुछ और करना चाहिए। अब दरअसल चुनाव जीतने के लिए लाभार्थी प्लस चाहिए। अगर 3 दिसंबर को ये नतीजा आता है, जैसे कि सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सत्ता खो दे, 2 राज्यों में मतलब मध्य प्रदेश खोएगी और 2 राज्यों में थी नहीं, तो वहां उसका जो सुपड़ा है वो एक तरीके से साफ हो जाता है। तो क्या इससे विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस 3 राज्यों में वापस आएगी? देखिए, कांग्रेस अगर इन विधानसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो इंडिया मोर्चे के अंदर कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है, कांग्रेस की जो दावेदारियां हैं वो बहुत ही मजबूत होंगी और वो ज्यादा मजबूती के साथ भाजपा विरोधी जो मोर्चा है उसकी एंकर पार्टी बनेगी और उसको दक्षिण भारत में काफी लाभ कांग्रेस को होगा और दूसरी जगहों पर भी उसको लाभ होगा। मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि जो सेमीफाइनल जीतेगा वो फाइनल हारने के लिए अभिशप्त है, जैसा 2018 में हुआ था। 18 में सेमीफाइनल जीता था लेकिन फाइनल 2019 का हार गए थे। मैं नहीं मानता हूं वो इस बार वैसा के वैसा दोहराया जाना। तो ये भाजपा की भी समझ में आ गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी इस बात को उस तरीके से देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो उनका एक बैक चैनल भी चल रहा है, वो बीजू जनता दल, बीआरएस और वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस, इनके साथ में बातचीत भी चला रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर हमारे पास कुछ सीटों की कमी पड़ जाती है तो आपकी तरफ से सीटें आ जाएंगी, क्योंकि एनडीए के अंदर तो जो पार्टियां उनमें दम नहीं है, तो सब मिला के शायद 8-10 सीटें ज्यादा जीत नहीं सकते। तो इसके उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में जीत जाती है तब भी विपक्ष की राजनीति खत्म नहीं होगी, उसको लोकसभा का चुनाव पूरे मन से लड़ना होगा और वो जीत सकती है लोकसभा का चुनाव। देखिए, चुनाव तो पूरे मन से लड़ना ही होगा। ये कहना कि हमने विधानसभा के चुनाव जीत लिए तो हम स्वाभाविक रूप से लोकसभा का चुनाव जीतने के हकदार हो गए, तो बहुत गलतफहमी की बात होगी। पिछली बार 2019 में कांग्रेस ने गलती की थी, विधानसभा के चुनाव जीत लिए थे, राहुल गांधी ने उसके बाद विपक्षी एकता करने की कोई परवाह नहीं की। राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा हमने तो जीत लिए, हम तो विनिंग स्ट्रीक में हैं, हम तो लोकसभा में अकेले ही हरा देंगे। नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली। तो इस बार तो कांग्रेस इस मुगालते में नहीं है। कांग्रेस जानती है कि उसे न केवल विधानसभा के चुनाव जीतने हैं बल्कि लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए भी काफी ताकत खर्च करनी होगी, काफी योजना बनानी होगी, बुद्धिमानी से चुनाव लड़ना होगा, मेहनत से चुनाव लड़ना होगा और इसलिए विपक्ष की एकता भी करनी होगी, जो कि वो कर रही है। एक आखिरी सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि जो प्री पोल सर्वे होते हैं उन्हें किस नजर से देखना चाहिए? योगेंद्र यादव ये कहते थे कि जो भाजपा समर्थक वोटर होते हैं वो ज्यादा वोकल होते हैं, ज्यादा बोलते हैं,
तो कई बार ये गलत भी होते हैं, तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता को इसे कैसे देखना चाहिए? देखिए, ये एक प्रवृत्ति है कि जो प्री पोल सर्वे होते हैं, वो उनमें भाजपा की ताकत को ओवर एस्टिमेट करना, बढ़ा-चढ़ा के देखने की का रुझान देखा गया है। ये बात सही है। लेकिन ये रुझान 2014 से पहले ज़्यादा दिखाई पड़ता था। 2014 के बाद तो वास्तव में कई बार जब प्री पोल सर्वेज ने भाजपा के रुझान को अच्छा दिखाया, तो वो सही भी साबित हुआ। क्योंकि भाजपा की एक पार्टी के तौर पे उसकी सांगठनिक शख्सियत बदल गई इस बीच में। उसे एक बहुत लोकप्रिय नेता मिल गया और उसने उस पार्टी को एक चुनाव लड़ने वाली मशीन में भी बदल दिया। भाजपा के पास संसाधन सबसे ज्यादा है, सबसे नियोजित तरीके से वो चुनाव लड़ती है, वो सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है। अब ये बात सही है कि विचारधारात्मक और सांगठनिक अति केंद्रीकरण, ओवर सेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है भाजपा में बहुत बड़े पैमाने पर। उस चक्कर में क्या हुआ है कि स्थानीय स्तर पर नेताओं की और संगठन की पहलकदमी का नुकसान होता है, जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब विपरीत परिणाम निकलते हैं तो उन परिणामों में देखा जा सकता है कि वो पहलकदमी किस तरीके से भाजपा की कमजोर कमजोर होती है। सब कुछ टिकट भी ऊपर से तय हो रहे हैं, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं चुनाव लड़ेगा, किस मुख्यमंत्री, किसको नेता को हाशिए पे डालना है, क्या डालना है, सब कुछ ऊपर से तय हो रहा है हर चीज। कुछ भी स्थानीय नेताओं की और स्थानीय, इससे क्या होता है कि स्थानीय परिस्थितियों की काफी उपेक्षा हो जाती है इससे। इससे एक खतरा क्या भारतीय जनता पार्टी को ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के बाद के दौर में उनका संगठन थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर हो जाए? एक मजबूत नेता अगर ना रहे तो? देखिए, भविष्य इंदिरा के लिए गांधी इंदिरा गांधी कांग्रेस को बार-बार सत्ता दिलाती थी। लेकिन जो ओवर सेंट्रलाइजेशन, अति केंद्रीकरण की जो उनमें प्रवृत्ति थी, उससे कांग्रेस का संगठन लगातार खोखला होता चला गया। इससे कांग्रेस को दूरगामी दृष्टि से बहुत नुकसान हुआ। आज वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र में उनकी सत्ता बनी हुई है। जिस दिन केंद्र में सत्ता थोड़ी बहुत हिलेगी भाजपा की, उस दिन ये नुकसान साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति का हमेशा नुकसान होता है दूरगामी दृष्टि से, फौरी तौर पर भले ही कुछ लाभ हो जाए। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। देश की राजनीति और ये चुनावी राजनीति जो आने वाले कुछ हफ्तों में देश में होने वाली है, वो जिस दिशा में आगे बढ़ेगी, उससे जुड़े हुए प्रश्न हम प्रोफेसर दुबे से करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए वैसे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम कल फिर मिलेंगे।